चलिए सर, अभियान 40 IS में आपका एक बार फिर से हमारे रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप दर्शकों का और साथ में उषा जी बैठी हुई हैं हमारे साथ में, अभियान 40 की स्टूडेंट्स रही हैं। इन्होंने 64वीं BPSC परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अपने कठिन मेहनत और संघर्ष करके इन्होंने आज यह मुकाम हासिल किया है। जैसा कि मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि अभियान 40 IS पटना का एकमात्र ऐसा संस्थान है, या फिर यूं कहें कि पूरे बिहार ही नहीं देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। और इस संस्थान से कई सारे बड़े पदाधिकारी, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जुड़े हुए हैं और उन लोगों की सहायता से यह संस्थान चलाया जाता है। और यहाँ पर जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उन्हें निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इस बार 64वीं BPSC में 53 स्टूडेंट्स हमारे सफल हुए हैं। ये छात्र यहाँ विभिन्न तरीके से मदद प्राप्त की। इन छात्रों ने, कई बच्चे PT मेंस इंटरव्यू तीनों हमारे यहाँ पढ़ा, कुछ बच्चों ने मेंस और इंटरव्यू हमारे यहाँ किया और कुछ बच्चे हमारे यहाँ साक्षात्कार देने के लिए आए, मॉक साक्षात्कार दिया। और कुल मिलाकर 53 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से इस बार 64वीं BPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल रहे। तो आज हमारे साथ बैठी हैं उषा, और इन्होंने यह जो प्रयास 64वीं BPSC परीक्षा में जो इन्होंने सफलता प्राप्त की, तो इससे संबंधित हम कई सारी बातें जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी की, आप कैसे सफल हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स भी बताएंगी। कुछ बच्चे अगर सीधे पूछना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन ये कार्यक्रम है, कई सारे बच्चे जुड़े हुए हैं चैनल के माध्यम से, तो वो सीधे भी हमारे सवाल कर सकते हैं, तो हम आपको मौका देंगे। तो सबसे पहले उषा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत। हमारे दर्शक आपसे रूबरू हो रहे हैं और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहें कि आपका कैवा प्रयास था। थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप सबको। यह मेरा जो प्रयास था, तीसरा प्रयास था। इससे पहले मैंने पहला प्रयास में 62 दिया था, जिसमें कि मुझे इंटरव्यू तक जाने का मौका मिला। और दूसरे प्रयास में सीक्रेट थर्ड जो था, तो उसमें मैंने मतलब जो टेस्ट जो लिखित परीक्षा होती है उसमें मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ। और ये मेरा तीसरा प्रयास है जिसमें मुझे फाइनली सफलता मिली है और मुझे आरओ का पद मिला है। जैसा कि यह सभी जानते हैं कि काफी कठिन परीक्षा होता है, यह सर्वोच्च सेवा है और राज्य के लिए। अच्छा, इसमें यह बताइए कि इसकी तैयारी आपने कब शुरू की? सर, इसकी तैयारी मैंने 2017 में प्रारंभ की थी, क्योंकि उसी समय इसका जो 62वीं का ही होता था, तो उसमें 62 फरवरी में लगभग फ्री था। तो उसी समय मैंने जनवरी से इसकी स्टार्टिंग की थी और मैं टेस्ट सीरीज लगाया था। तो मुझे फाइनली सितंबर तक उसका प्री का रिजल्ट आया था, तो जिसमें मुझे सफलता मिली। और उसके बाद मैंने आगे लिखित के लिए मैंने मॉक दिया और उसके बाद जब उसमें मुझे सफलता मिली तो मैं साक्षात्कार के लिए यहाँ पे जुड़ी थी। तैयारी के दौरान आपकी क्या रणनीति रही? आपने PT की तैयारी कैसे किया, क्या क्या पढ़ा, मेंस की तैयारी के लिए आपने क्या किया, और फिर अंततः साक्षात्कार के लिए आपने क्या किया? थोड़ा विस्तार से हमारे छात्रों को बताइए कि इस तैयारी के लिए क्या करना चाहिए, PT पर किन चीज़ों को, PT की तैयारी के लिए किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, मेंस में हमें क्या करना चाहिए, और साक्षात्कार के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हमारे बच्चों को आप। सर, जैसे मैंने जो किया है मैं वही शेयर करना चाहूँगी। जैसे जैसे कि जो पीटी होता है, तो उसके लिए जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया। और एनसीईआरटी इस समय तो अलग अलग बुक एक कंबाइंड मतलब कंपाइलेशन हो गया है, जिसको आप ले सकते हैं और उसको अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। इसका पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और ज्योग्राफी के लिए बर्नवाल को मैंने प्रेफर किया था। इकोनॉमी के लिए मैंने आर्थिक समीक्षा को प्रेफर किया। इसके अलावा कुछ बुक्स थी जिसको मैंने पढ़ा था। और इस पढ़ने के अलावा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो ध्यान रहता था
तो वो टेस्ट सीरीज पे रहता था, क्योंकि मैं मानती हूँ कि टेस्ट सीरीज प्री के लिए काफी, प्री या फिर आप लिखित भी दे रहे हैं, टेस्ट आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे कि आप अगर प्री 2 महीना या 3 महीना पहले आप तैयारी करते हैं, तो आप क्या करिए कि पहले प्री के लिए आप जो बुक पढ़ते रहिए। इसके अलावा आप वीक में 2 टेस्ट लगाना जरूरी है, और सिर्फ लगा के छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसको आप रिवीजन करते रहिए कि मतलब जहाँ मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, उसको बारीकी से देखिए, और फिर आगे वैसी गलती ना हो उसके लिए आप उसको रिवीजन कीजिए। और अगर कम से कम 15-20 मॉक तो देना ही चाहिए प्री के लिए। और उसके बाद मॉक अगर प्री आपका अच्छा इतना है कि अब अगर आपको अच्छा स्कोर मिल रहा है, अगर प्री में आप खुद से टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा स्कोरिंग हो रहा है, तो ये श्योर है, मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसमें भी अच्छा होगा। तो उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के आइए प्री का, उसके बाद जस्ट बाद आप बिना सोचे आप तैयारी शुरू कर दीजिए मेंस के लिए। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका अगर नहीं भी होता है, बाई बैड लक अगर नहीं भी होता है, तो आप इन फ्यूचर के लिए आप अभी से ही तैयार हो जाइए। क्योंकि लिखित जो होता है 1 दिन में, 1 महीने या 2 महीने में नहीं होता है, इसके लिए आपको लंबा सतत प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो लिखित हो रहा है लिखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैंने जो किया था मेंस के लिए, उसके लिए मैंने जो पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन थे, GS1 से, GS2 से, या फिर मेरा ऑप्शनल से, तो सभी का मैंने प्रैक्टिस किया था, बार बार प्रैक्टिस किया था। उसके अलावा एक दो मैंने कोचिंग मतलब कोचिंग को भी ज्वाइन किया था, ताकि मॉक दें, उसमें अपना नंबर देखें कितना आ रहा है। तो मैंने काफ़ी मॉक पे ज़्यादा विश्वास किया, और लिखने का बार बार प्रैक्टिस करते करते, और जो पेज मिलते हैं आप इन टाइम उसको फुल अप करने का प्रयास करें, पूरा का पूरा। जैसे कि अगर 36 पेज मिलते हैं, तो वहाँ पे आप 3 घंटे मिलते हैं, तो उसके अंदर ही आप कंप्लीट करने का प्रयास करें, ताकि वहाँ पे कई तरह के आपके मतलब एक वहाँ पे जो माहौल होता है उससे थोड़ा सा थोड़ा फीलिंग आती है कि नहीं हो पाएगा क्या, तो उसके लिए आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको ये इजी लगने लगे। जब आप मेंस दे देते हैं, मेंस में इतना करने के बाद मेंस श्योर है कि अच्छा होगा। बार बार टेस्ट देने के बाद और अपने को एनालाइज करने के बाद, फिर उसके बाद अगर आपका क्वालिफाई होते हैं, तो आप मॉक के लिए तैयारी कीजिए। मॉक में तैयारी के लिए कुछ जो बेसिक हमारे बायोडाटा है, हालांकि आजकल बायोडाटा का क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी अपने बैकग्राउंड को एक बार देखना जरूरी होता है। और उसके बाद अपना ऑनर्स ऑनर्स पर विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि ऑनर्स में ज़्यादातर कभी कभी बोर्ड के द्वारा पूछ लिया जाता है ऑनर्स से क्वेश्चन, और ऑप्शनल तो आपका है ही, उस पर तो पूरा फोकस करना ही चाहिए। इसके अलावा भी करेंट इशू जो है इस समय चल रहे हैं, तो उसको आप हमेशा ध्यान देते रहिए। तो अगर आपको रिजल्ट आने के बाद अगर 2 महीने मिलते हैं या फिर 1.5 महीने 1 महीने मिलते हैं, अगर इन सभी चीज़ों को आप ध्यान देंगे, तो श्योर है कि आपका इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा। और इंटरव्यू के लिए विशेष तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पे जुड़ा है, मतलब कि जो अभियान छोटी है, यहाँ पे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और यहाँ पे जो भी, क्योंकि एक हमेशा एक तरह का बोर्ड नहीं रहता है, कभी कोई आई एस सर आते हैं, कोई BCS सर आते हैं, कोई या फिर IPS आते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के यहाँ पे बोर्ड का हम लोगों को सामना करना रहता है। जैसे कि ऐसा माहौल बन जाता है कि वहाँ पे जब जाते हैं बोर्ड में, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर, मतलब कि कोई नया चीज़ हो रहा है, बिल्कुल डर डर खत्म हो जाता है। तो मेरा तो मानना है कि आप अगर इंटरव्यू अगर आप चुनना चाहते हैं, तो ये क्लास बेस्ट है, और ये मेरी रणनीति है। जैसा कि आपने देखा कि उषा जी ने बताया कि इन्होंने 2017 में इसकी तैयारी शुरू की थी और आज यह सफल है। हमारे यहाँ जो तैयारी कराई जाती है, तो हम प्रयास करते हैं कि पहले बेसिक लेवल पे बढ़िया से NCERT और तमाम तरह किताबों का आपको अच्छे से अध्ययन कराया जाए। थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पढ़ने में, क्योंकि अगर लंबी लड़ाई लड़नी है तो या फिर सफल होना है, तो थोड़ा सा लंबी रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। तो इसीलिए हम लोग पढ़ाई पर विशेष फोकस करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज यह एक देश का
सर्वोच्च संस्था के रूप में उभर रहा है अभियान 40। हालांकि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, हम लोग को हैंडल करने में दिक्कत होता है। लेकिन जो बच्चे टैलेंटेड रहते हैं वो यहाँ टेस्ट देकर एडमिशन ले सकते हैं। खैर चलिए हम आगे, हम उस से जानना चाहेंगे कि मुख्य परीक्षा में लेखनाभ्यास के लिए आपने क्या किया? सर लेखन शैली के लिए जो मैंने किया, जैसे कि शुरू में मैंने स्टार्टिंग किया जब 12वीं का मेरा मैं मतलब फ्री हो गया था, तो क्वेश्चन मैं सोचती थी कि मैं लिख पाऊंगी कि नहीं, इतना ज़्यादा लिखना है, कैसे लिखूंगी। मैं पूरा पढ़ लेती हूँ, सभी सिलेबस को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर लिखूंगी, कई तरह के विचार मन में आते थे। लेकिन मैं, जैसे कि कई जो टॉपर्स बताते हैं कि जब भी आपको मतलब कि ये नहीं सोचना चाहिए कि हम पढ़ लें तभी हम शुरू करें, तो मैंने भी इसी को फॉलो किया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं साथ साथ करूँगी, पढ़ाई और लिखना दोनों साथ साथ चलेगा। तो मैं कोई भी क्वेश्चन उठा के, चाहे GS1 GS2 या फिर मेरा ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोई भी क्वेश्चन में उठा के उसको लिखना शुरू कर देती थी। मैं ये नहीं सोचती कि मुझे कितना आ रहा है कितना नहीं, बस लिखना है लिखना है। और मैं ये देखती थी कि मैं जो भी क्वेश्चन लिख लेती हूँ, और फिर मैं उसको नहीं, जहाँ पे आता था मैं उसको देखती थी अपने बुक्स में, कहीं से भी उसने जो नोट्स बनाया था वो मुझे ज़्यादा याद होता था, और मैं आगे से जो भी लिखती थी वो उसमें मुझे काफ़ी हेल्पफुल होता था, और मुझे आगे से मतलब वो मिस्टेक नहीं हो पाता था। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग लिखने के लिए ये मत सोचिए कि हमको पूरा सिलेबस खत्म ही करना है, नहीं। आप सिलेबस आप खत्म करते रहिए, पढ़ते रहिए, उसी दौरान आपको लिखना है। और जितना हो सके पिछले ईयर का क्वेश्चन है, हम उसको मैं कहूँगी क्योंकि मैंने भी वो किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखते जाइए। आपका लेखन शैली जरूर है कि अच्छा हो जाएगा। और हो सके तो इस दौरान आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ भी सकते हैं जो मॉक टेस्ट लेते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि सही जो आप लिख रही हैं या लिख रहे हैं वो सही है या नहीं है, कितना आपको उसमें मार्किंग मिलती है। इससे अपने को एनालाइज करने को भी उसमें मदद मिलती है। तो सर ये सभी मेरी बात है। अच्छा, मीडियम को लेकर के भी लड़के अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे कम रिजल्ट ले पाते हैं। आपका क्या मानना है और आपका क्या अनुभव रहा? क्या हिंदी मीडियम वास्तव में इसमें रिजल्ट कम होते हैं? सर मीडियम को लेकर हमेशा से ये बच्चों में भ्रम रहता है कि ये कौन सा मीडियम सही है, इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादातर रिजल्ट होते हैं, हिंदी मीडियम में नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर आप जिस विषय में मतलब जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें आप कंफर्टेबल हैं तो उसी को लेना चाहिए, क्योंकि भाषा शैली जो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आप कितने अच्छे से उसका रिप्लाई करते हैं ये मायने रखता है। और यहाँ पर भी जैसे कि अगर 53वीं से 59वीं वाला जो 56वीं से 59वीं वाले में संजीव सज्जन जो हमारे टॉपर बने थे, पहला रैंक प्राप्त किए, तो वो हिंदी मीडियम से ही थे। तो ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे भेदभाव किया जाता है कि हिंदी हो या इंग्लिश। आप अच्छा लिखेंगे तो आपको मार्किंग मिलेगी। कंटेंट कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी आप पूछ लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, काफ़ी स्टूडेंट का नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ मीडियम देखकर नंबर नहीं मिलता है। सिर्फ आप किस तरह से अपने बात को वहाँ प्रस्तुत करते हैं, जो क्वेश्चन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप दे रहे हैं कि नहीं दे रही हैं, तो ये मायने रखता है। मीडियम मेरे ख्याल से तो मायने नहीं रखता है। और जहाँ तक अनुभव भी है, ये मीडियम का कोई मायने, आप हिंदी में ही कम्फर्ट है तो आप हिंदी में ही। बिल्कुल सही बात है। सारे अन्य प्रतिभागियों का भी यही कहना है कि मीडियम कोई मायने नहीं रखता है। लड़के इस मामले में कंफ्यूज ना हो कि हमें हिंदी मीडियम से अगर लिखते हैं तो हमें कम मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा प्रेफर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उषा जी का भी यही कहना है। हम उषा जी से यह जानना चाहेंगे कि करेंट अफेयर्स को लेकर के या फिर आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वह अप्लाइड पोर्शन ज़्यादा होता है और उसमें करंट अफेयर्स का काफ़ी पुट होता है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए और कौन सी अखबार या मैगजीन्स पढ़ने चाहिए और कितना समय उसके लिए देना चाहिए? ये सर जैसे करेंट अफेयर्स आज जो है GS1 GS2 और ऑप्शनल में भी जिसका करेंट अफेयर्स
जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, सभी में करंट अफेयर्स की आवश्यकता पड़ रही है। और अगर आप इन सभी विषय में भी करंट अफेयर्स डालते हैं, आप कुछ करंट के इशू उसमें जोड़ देते हैं, तो आपका नंबर बढ़ जाता है। वो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ी भूमिका है हमारे एग्जाम में। मैंने जो किया था, तो मैंने जो विजन आईएएस का पीडीएफ होता है, उसको मैंने उसको मैंने प्रेफर किया था, और मैंने बार बार रिवीजन किया था। उसका मंथली आता है, आप ऑनलाइन उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ध्येय का भी पीडीएफ आता है, तो उसको भी मैंने पढ़ा था। इसके अलावा न्यूज़पेपर भी जरूरी है, क्योंकि आप बिहार में रह रहे हैं और बिहार के जो करंट अफेयर्स हैं आपके न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे। तो मेरे घर में जो आता है हिंदुस्तान आता है, तो जो दिल्ली के गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसको देखना जरूरी होता है, और जो भी डिटेल्स दे रहे हैं डिटेल्स आपको न्यूज़पेपर में बेहतर तरीके से मिल सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में आप कुछ भी अगर देख रहे हैं, जैसे केस स्टडी हो गया या फिर कोई गवर्नमेंट योजना है, उसको आप डिटेल से लिख लें, और उसमें समय समय पे क्या बदलाव किया जा रहा है इसको भी देखना जरूरी रहता है। तो ये सभी, जैसे कि विजन आईएएस मैंने बताया, ध्येय आईएएस का पीडीएफ आता है, और मैंने हिंदुस्तान पेपर्स का जो कटिंग रखा था या फिर उसको नोट डाउन किया था, तो इसको मैंने बार बार रिवीजन किया और काफी हेल्पफुल रहा, चाहे जीएस 1 में, जीएस 2 में, या फिर मेरा ऑप्शन में। आंसर राइटिंग के लिए, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग के लिए डायग्राम का क्या योगदान है? डायग्राम से माध्यम से लिखना, कहा जाता है कि बढ़िया नंबर उठते हैं इसमें। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं, डायग्राम को गलत दृष्टि से देखा जाता है, मतलब बढ़िया मार्क्स नहीं उठते, कुछ लोग ये करते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या डायग्राम का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए मेंस लिखने के दौरान? डायग्राम का जो महत्व है, खुद मैंने उसको अप्लाई किया अपने जो भी आंसर मेरा रहता है, उसमें मेरा डायग्राम रहता ही रहता है। क्योंकि मुझे लगता है कि, और मैंने जहाँ तक मॉक भी दिया है, तो डायग्राम अगर यूज करके मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उसमें ज्यादा मार्किंग मिली है। और उसके अलावा मैंने 62 में भी दिया था, और इस 63 में भी दिया था, और इस 54 में भी मेरा हुआ है। तो मैंने मेंस पे जो डायग्राम पे यूज किया, काफी मुझे उसके अनुसार देख रहे हैं कि मतलब मार्किंग हुई है। अगर जो नहीं लिख रहे हैं डायग्राम देखे, तो मैंने मतलब कि पूछा भी है कई लोगों से, तो अपेक्षाकृत मार्किंग कम होती है। क्योंकि ऐसा होता है कि डायग्राम अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें ये रहता है कि आप दिखा दे रहे हैं कि इतना टाइम नहीं रहता एग्जामिनर के पास, तुरंत एक नजर में देखना रहता है, तो आप अच्छे से तरीके से समझाने में सफल हो जाते हैं कि मेरा जो इंटेंशन क्या है क्वेश्चन लिखने का, जैसे समझ है मेरी, तो वो एक नज़र में जो एग्जामिनर है वो देख लेता है, वो हमको एनालाइज कर लेता है कि हाँ ये कैंडिडेट कैसा है, उसी के अनुसार नंबर मिलता है। तो मेरे अनुसार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायग्राम का, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। स्टैटिक्स पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जीएस के पेपर फर्स्ट में, यानी कि पेपर पहला पेपर में, उसमें 2 क्वेश्चन स्टैटिक्स का रहता है, जिसमें खास करके टीआई से ज्यादा आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, सब कुछ बढ़िया है लेकिन उनका बैथ बढ़िया नहीं रहने की वजह से, या फिर डीआई को लेकर के तैयारी नहीं है, तो बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या रणनीति अपनाई, डीआई की तैयारी आपने कैसे करी, और कब इसकी शुरुआत की डीआई की तैयारी करने की? डीआई की जहाँ तक मैं मानती हूँ, वो काफी इम्पोर्टेंट है। जीएस 1 में अगर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं या हिस्ट्री के क्वेश्चन रहते हैं, अगर आपको उसमें थोड़ा जानकारी होना है उसमें भी जरूरी है, लेकिन अगर आप डीआई का क्वेश्चन अगर कर लेते हैं और उसमें अगर आपको कम नॉलेज, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा पूछ दिया जाता है कि जो जनरली स्टूडेंट को मतलब कि नहीं आता है, तो अगर डीआई कवर कर लिया जाता है तो हमारा मार्किंग बढ़ जाता है। और मैंने ऐसा महसूस भी किया है, मेरे एग्जाम खुद को मैंने 3 बार एग्जाम दिया है, उसमें मैंने देखा है, और मैंने डीआई कभी नहीं छोड़ा है। और डीआई के बदौलत नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने देखा है कि मतलब काफी पढ़ने के बावजूद भी उसमें कुछ छूट जाता है, एक प्रॉपर तरीके से करंट अफेयर्स नहीं समझ में आता है। तो डीआई के बदौलत भी नंबर उठता है, और ये क्योंकि अगर हम डीआई बनाएंगे तो उसमें नंबर कटना नहीं है, जितना है आपको उतना नंबर मिलना ही मिलना है। तो डीआई की तैयारी के लिए जरूरी है कि आप
थोड़ा टाइम दें। जैसे कि अगर आप हिस्ट्री का या फिर GS1 ऑप्शनल के लिए या फिर GS2 के लिए आप तैयारी जैसे करते हैं, उसके लिए दिन भर में आप जरूर 1 घंटा निकालिए। अगर आप तैयारी करें तो 1 घंटा देना ही देना, 1 या 1.5 घंटा डेली। जैसे मैंने जो किया है डेली, जो पिछले साल के DI रहे हैं उसको मैंने सॉल्व किया है और बार बार प्रैक्टिस किया, या फिर कोचिंग का जहाँ से भी मिलता था मुझे DI के क्वेश्चन, मैं उसको सॉल्व कर लेती थी और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और मैंने जैसे एग्जामिनेशन में ये रणनीति अपनाई तो सबसे पहले मेरा जो रहता था DI ही बनाती थी, उसके बाद और क्वेश्चन को मैं करती थी। और 1 घंटा में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो और सब क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही हमारा सॉल्व होगा। और कोई ये खास नहीं है, अगर हम सॉल्व करते जाएंगे तो हमको काफ़ी इजी लगेगा। और ये आपको जो आपका स्टैटिक क्वेश्चन है उससे भी ये आपको इजी लगेगा। तो इसीलिए आप DI छोड़िए नहीं, बल्कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और पिछले ईयर के जो क्वेश्चन है वो बेस बनाइए। इसके अलावा अदर कोचिंग से भी अगर आपको मिलता है मेथड तो उसको भी सॉल्व। उषा जी, कुछ दिन पहले तक आप का जो समाज में स्थान था, आपके परिवार आपको जिस नजरिए से देखते थे, और आज आप जब सफल हैं, तो दोनों में लोगों के नजरिए में क्या कुछ फर्क पड़ा है और आप कैसा महसूस कर रही हैं इस सफलता के बाद? सर ये सफलता एकदम परिवर्तन जैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वो सफल होने की पहले की स्थिति थी हमारे। एक लड़कियों के प्रति धारणा थी कि अभी तक शादी नहीं की, पापा के ऊपर काफी प्रेशर रहता था गांव के लोगों से या फिर रिश्तेदार से कि आप अभी तक पढ़ा रहे हैं, आप शादी कब करेंगे। ये कई तरह के ताने लोग देते थे बार बार, मतलब कि पापा इसीलिए कभी कभी फोन भी बंद कर देते थे, इस तरह के फोन बार बार आते थे गाँव से या फिर रिश्तेदार। लेकिन आज स्थिति सबकी बदल गई है, जहाँ लोग ये सजेशन देते थे कि आप शादी नहीं किए, आप करें अच्छा किए कि शादी नहीं किए, कम से कम आप आज बेटी सफल हो गई है। और इतना अब क्योंकि चारों तरफ जैसे गांव में हर फोटो, मतलब पूरा जिला में मतलब फोटो छपा था मम्मी पापा सबका। तो ये एकदम अलग परिवर्तन जैसा है। और जो कभी फोन भी नहीं करते थे, वो कभी पूछते भी नहीं थे, आज उनका ही फोन आता है और पढ़ाई देते हैं लोग और प्रेरित होते हैं कि हाँ हम भी कैसे पढ़ाएं, और पूछते हैं कि हम इस क्षेत्र में जाने के लिए कैसे, जैसे कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़कियां पूछते हैं कि कैसे हम तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में काफी परिवर्तन हुआ है। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? क्या आप यहाँ पर रुक जाएंगे या फिर अभी और कुछ तैयारी UPSC या इस तरह का कुछ और आगे बढ़ने का आप प्रयास करेंगे? रुकना जिंदगी नहीं है सर, चलते रहना चाहिए। और मैं इसी पे चलती हूँ कि चलते ही रहना है। और मुझे आगे इसके अलावा आगे बढ़ना है, सर्टिफिकेट मैंने दिया है, अगर वो रिजल्ट आता है, उसका मेंस का रिजल्ट आता है तो मुझे वो देना है। इसके अलावा मेरा टारगेट है कि IAS को भी इस बार मैं दूँ, और उसके लिए मैंने पढ़ाई भी शुरू कर दिया है। तो मेरा जो एक सिविल सर्वेंट कहा जाता है कि जब तक, मतलब कि अगर व्यापक तौर पे हमें सेवा देना है तो IAS बन के हम दे सकते हैं। वहाँ तक मेरी सोच है और मैं उसको अभी ट्राई कर रही हूँ सर, और उस दिशा में मैंने कदम बढ़ाया है। तो सर यहाँ रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। ज्ञान 40 IAS की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप IAS भी बने, UPSC भी सफल हों, और निश्चित रूप से आप ऐसा करेंगी, क्योंकि मैंने देखा है आप हमारे यहाँ पढ़ी हैं और मैंने आपको आपकी पढ़ाई देखी, आपका मेहनत देखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप UPSC भी सफल होंगी, आप IAS बन करके समाज को और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना योगदान दे पाएंगी। और इसी के साथ रूबरू कार्यक्रम में हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, फिर हमारा यह जो सिलसिला है वह